अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। ये दिन भी देखना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के ख़िलाफ़ भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से एक पब्लिक वार्निंग जारी की जाएगी। मलक रियाज जो कि मफरूर करार दिए जा चुके हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, और उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। उनके हवाले से एक ट्वीट में नैब ने ख़बरदार किया, बल्कि एक प्रेस रिलीज़ में, कि दुबई में जो मलक रियाज के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान के अवाम इन्वेस्ट ना करें, और जो भी कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का मुर्तकिब होगा और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से ही हम आज बात का आगाज़ करेंगे। फिर दूसरे अहम मामलात भी हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त कुछ होती नज़र आ रही है। 7 दिन की जो बज़ाहिर एक डेडलाइन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी कि कमीशन की तश्कील के हवाले से हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, तो 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई है पार्लियामेंट में मुज़ाकरात के चौथे राउंड के लिए। इस पर भी हम बात करेंगे और आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम में पहली बार आप आए हैं, वेलकम सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, NS-74 डस्का से ये इलेक्शन जीते हैं, समरियाल से। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं खलील ताहिर सिंधु, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, एक तासुर तो ये था कि मलक रियाज की जेब में तो सारे लोग हैं, बल्कि आप ये यकीन करें कि हमें सहाफ़ियों को बताया जाता था कभी कभी कि मलक साहब के पास जाएं तो वो कहते थे किसके हाथ की चाय पीनी है, ब्रिगेडियर की या कर्नल की, और इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। आप क्योंकि एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं और फ़ौज के खुफिया अदारे SI में भी आपने काम किया है, 7-8 साल, तो 7-8 साल आपने काम किया है। तो आपको क्या लगता है मलक रियाज के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई है, ये कोई इनकलाब है या कोई फिर एक हिकमत अमली है? आई विश कि ये कार्रवाई हो जाए। हमने बड़े इस तरह के स्लोगन सुने हैं कि जी कार्रवाई होगी, इस तरह ना करें। पहले तो नैब के हाथ ही काट दिए हुए हैं। आपके सामने जो पिछली गवर्नमेंट ने 18 अमेंडमेंट की, पर्सनल स्पेसिफिक, सिर्फ अपने केस, जो मौजूदा हुकूमत है 47 की पैदावार है, जाली हुकूमत है, मुझे बताएं कौन सा मुल्क? लेकिन ये तो 1947 की पैदावार है ना। वो तो बात की मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा। शुरू से ना, अभी नैब ने ये कि नैब का देखेंगे कौन सा मुल्क है जी 50 करोड़ से आप नीचे का करप्शन कर लें, नैब उसका नहीं लेगी, उसका अपने प्रीव्यू में आप 49 करोड़ 99 लाख 99 रुपये कर लें तो उससे ऊपर वाला केस लेंगे। क्योंकि करप्शन तो स्पेशली जब गवर्नमेंट में करप्शन होती है, बेशक एक थोड़ी सी हो तो उसको वहीं रोकना चाहिए। और मैं किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम का, जब तक आप इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे, आप कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में, आप जब DG नैब पेशावर थे उस वक्त भी नहीं ख़त्म हो, बल्कि बाद में, और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हो सकी, तो अब कैसे? उन्होंने भी कम्प्रोमाइज़ कर लिया ना। अच्छा। मैं जब निश्चित 2 साल थे, 1.5 साल, जब हमने बड़े बड़े तकों अब बड़े टाइगर पकड़े, मैंने आपको सुबह सरात की मिसाल देता हूँ, 3 चीफ मिनिस्टर अपना हमने पकड़े, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ करप्शन आपने ख़त्म करनी है तो पानी ऊपर से नीचे आता है जल्दी, के ना कि नीचे से ऊपर चढ़ाना आता है। तो आप जब ऊपर देखो, एक पटवारी की क्या जरूरत है करप्शन करने की, या तहसीलदार की, अगर वो DC ने उसको इजाज़त नहीं दे या DC शामिल नहीं होता, तो इसलिए करप्शन ऊपर से शुरू होती है। तो मतलब 50 करोड़ से ऊपर वालों से शुरू की जाए। ये नहीं, मैं अगर मतलब DG था, मैं तो कहता होता था अगर मैंने करप्शन किया तो मुझे सबसे बड़ी सजा। मलक रियाज पे आ जाते ना। देखें, आज तो मलक रियाज से खिलाफ जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ भी बोल पड़े हैं। ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या पेश करें। तो ब्रिगेडियर घुम्मन साहब, वैसे तो मलक रियाज साहब आपके लीडर के शरीक मुल्ज़म थे और मुबैना तौर पे उनके तो बड़े एहसानात हैं आपकी पार्टी पे और आपके लीडर पे, वो अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन हो या डोनेशंस हों
तो अब आप ऐसे क्यों, ये कोई आसान फरामोशी नहीं है आपकी पार्टी की तरफ से? अब आप भी कह रहे हैं कि ठीक है फड़ लो उन्होंने। मतीउल्लाह जान साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी टेक्नोलॉजी के मतलब मैं इतना नहीं जानता, क्यों मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, पिछली दफ़ा मेंबर नहीं था। जहाँ तक खान साहब का तल्लक है, मुझे बता दें, ये गवर्नमेंट भी मानेगी, ये गवर्नमेंट के सेनेटर बैठे हुए हैं, कि उसने ज़ाती उससे मुफाद को नहीं लिया, ना वो पैसे उनके अकाउंट में आए, बल्कि उसको देखा जब वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए तो उसमें कोई बेनिफिट क्या मिलता है, डिविडेंड मिलते हैं 20 बिलियन के करीब, या उसमें डिविडेंड गवर्नमेंट को आया है, मतलब फ़ायदा ही हो गया, फ़ायदा हो गया। उसमें अच्छा। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं। और फिर एक देखें वेलफेयर ट्रस्ट बना है, जो बंदा 3 अपना कैंसर हॉस्पिटल बना सकता है, एनिमल यूनिवर्सिटी बना सकता है, मांग कर उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो करप्शन में इन्वॉल्व होगा, मेरा दुनिया की कोई ताकत नहीं मानेगी। मलक रियाज का उसमें कितना रोल है, क्योंकि उसको फाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी के सिलसिले में वो पैसे जमा कराए गए, और पैसे पड़े कहाँ पैसे आए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए या पाकिस्तान गवर्नमेंट वो पैसा, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर तो आपकी हुकूमत ने दिया ना, हुकूमत ने दिया ना, देना चाहिए था वैसे। उसमें करप्शन का एलिमेंट कोई नहीं है। अच्छा, आप बाकी उसमें प्रोसीजरल मिस्टेक जरूर हो सकती है। वैसे वो पैसा अगर स्टेट बैंक या दूसरे बैंक में आता तो ज्यादा मुनासिब नहीं था वो तो ये, लेकिन गवर्नमेंट देखें, वो मैंने कहा था वो गलती हो सकती है, टेक्निकलिटी उसकी मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक उसको ये सजा दी गई है, उसको करप्ट कहना या उसको बददियानत कहना, ये मेरा ख्याल है, इसको कहते सियासत है, ये सही इंसाफ नहीं है। चले, और जिस जज ने इंसाफ दिया है, मतीउल्लाह साहब यहाँ बात सुन ले, उसको क्या 2004-2005 में सुप्रीम, आपके बड़े साफी एक नाम है हामिद मीर साहब ने टीवी पे कहा उसको डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बंदा इस काबिल नहीं है, उससे आप अनफिट है और उससे आप फैसला करवा रहे हैं। बिल्कुल सही। खलील ताहिर सिंधु साहब, आज तो मलक रियाज भी आपके विलन हो गए हैं। मलक रियाज साहब के साथ तो हसन नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के फैमिली के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो आज तो उनको भी पाकिस्तान वापस लाने की बातें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मलक रियाज साहब कह रहे हैं कि मलक रियाज गवाही नहीं देगा, जितने चाहे जुल्म कर लो, तो ये किस किस्म का दबाव है मलक रियाज के ऊपर? और ये कह रहे हैं कि जाली मुकदमे अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की ज़िद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। तो ये किस किस्म का दबाव डाला जा रहा है मलक रियाज पे? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले मैं चौथ साहब का, ब्रिगेडियर साहब का बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, करना भी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट, मेरे बड़े और मेरी बरादरी भी है, मैं सीधी बात करूँगा। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने बात की, सबसे पहले उससे इत्तेफाक करता हूँ कि करप्शन इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, ये एडमिटेड फैक्ट है। जो आप फरमा रहे थे, आप चूँकि वेरी सीनियर सीजनड एंकर पर्सन है, ये पैसे जो आने थे, ये आने थे स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में, ये सुप्रीम कोर्ट में पैसे नहीं जाने थे। लेकिन उस वक्त चूंकि वो कहते हैं ना किसी दा यार ना बिछड़े, तो ये कहते हैं किसी दा साकर नुसार ना बिछड़े, तो ये बात हुई उनकी कॉन्सेंट के साथ ही सारा। अभी बहुत कुछ होगा, मैं एक बुक लिख रहा हूँ चकवाल से बंदयाल तक, आप देखेंगे उसमें कितने कितने लोग आते हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल रिसेंटली। और मैं आपको बंदयाल का तो नाम ले लिया तो आप सीधा जनरल फैज से बंदयाल तक कर देते, तो चकवाल से बंदयाल यही मतलब है। चलो बंदयाल का नाम ले रहे हैं तो फैज जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, देता हूं ऊपर। मैं मुझे इसका मतलब एनीबॉडी कैन किल माय बॉडी नॉट माय सोल। हां, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बुक का नाम चेंज कर लीजिए, कर देते हैं। जब एक बात करनी खुल के कर, मैं खुल को नहीं हो, जरा जोड़ अच्छा बन रहा है। अच्छा, उस किताब में क्या इंकशाफ कर रहे हैं? उसमें बहुत सारे इंकशाफात होंगे, जो फैसले किस तरह से हुए, फिर जो हमारा, जब मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था पंजाबी हमजा साहब के साथ, उस वक्त जो फैसला हुआ कि किस तरह से ये 20 वोट गिनने भी नहीं है और इनको नाअहल भी करना है, मतलब ये बड़ा। आप आई विटनेस हैं? मैं तो असेंबली में था और साथ में अपना वकील ऐसे खड़ा था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। किताब में इंकशाफ क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, पहले तो इस बात पे कर लें। दूसरे नंबर पे जो आपने अभी कहा, ये जजमेंट मेरे पास है। एक तो मैं जैसा मेरे सबसे कोई तल्लक नहीं, एज ए लॉयर मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, कभी पे, लेकिन हमारे शहर में रहे नहीं वो। जैसा को वहाबुल खैरी केस में आपने इस पर प्रोग्राम भी किया, मतीउल्लाह साहब, मतीउल्लाह जान साहब, और उसमें आपने लिखा, तो उसमें बाद में जो चौधरी फैसल और फवाद चौधरी साहब अभी आजकल कह रहे हैं, फैसल चौधरी खास तौर पे, कि उसने ये किया, वो नाअहल हो गया, ये हो गया, उन्हीं के चचा ने जेलम से, जो हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, उन्होंने उसको इंक्वायरी करा के कहा कि नहीं, ये जो ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, ऐसी बात नहीं है, लिहाजा उसको बाइज्जत हम उसकी पोस्ट पर बहाल करते हैं। फिर उसी बंदे को अतर मीनाल साहब, वो पिंडी में पोस्ट हुआ, अतर मीनाल साहब जो अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, वो दोबारा फिर पिंडी ले गया कि इससे अच्छा इंसान को नहीं है कोई भी। ये मतलब एडमिटेड फैक्ट है, ये जहाँ से मर्जी आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं।
तो इसलिए दूसरे नंबर पर आ गई मलक रियाज साहब की बात। मलक रियाज साहब को ज़ाती तौर पे देखें, एज इंसान मैं इसको साहब कहूँगा, डेफिनेट कहूँगा, लेकिन जिस लेवल पे उनके चर्चे करप्शन के व्हाट्सएवर, और फिर जो अभी साहब ने अल-कादर ट्रस्ट के अलावा भी चर्चे सुने आप? बहुत सुने। तो पहले खामोश क्यों रहे आप लोग? इस बात को आप कह सकते हैं कि ये हमारी गलती है, डेफिनेट। आपको पता है मेरा फैब्रिक है कि मैं एडमिट करता हूं बातों को, तो मैं मतलब आपकी तो गलती हो सकती है, आपकी लीडरशिप की गलती है, या क्योंकि मैं इस लेवल पे मैं वीओपी हूं, वेरी। और आपके लीडर को पता नहीं था जब हसन नवाज प्रॉपर्टी बेच रहे थे मलक रियाज को डबल कीमत के ऊपर लंदन में, तो उसका नहीं पता था मलक रियाज ठीक आदमी नहीं है? वही मैं बताता हूं अपना मतीउल्ला जान साहब। हुआ ये कि शहजाद अकबर साहब गए एनसीए में अगेंस्ट हमजा हसन नवाज के खिलाफ। जब वहां पे ये इंक्वायरी हुई, एनसीए ने इंक्वायरी की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वहां पे वेस्ट मिनिस्टर का, उन्होंने सारी जब इंक्वायरी होगी तो उसमें जब हसन नवाज ने अपने एविडेंस दी तो उसको उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया कि ये उसमें शामिल नहीं है। बरतानिया की एजेंसी ने, आपको पता है बरतानिया वाले पहले एविडेंस लेते हैं उसके बाद पकड़ते हैं बंदे को। उसके बाद ये जो जिस तरह से ये पैसा आया और अल-कादर ट्रस्ट बना व्हाट्सएवर, यहाँ पे बहुत सारे ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट ही बनाना है इन्होंने, मैंने पढ़ा था, मैं मतलब एज ए क्या कहना चाहिए, यू नो अपना बाय रिलीजन आई एम क्रिश्चियन, लेकिन मैंने कुरान पाक तर्जुमा पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा था किसी जगह पे कि ऐसी इस किस्म की कमाई से ना, जिस किस्म की मलक रियाज की कमाई है, उस तरह से इसके काम नहीं हो सकते जिस तरह से ये नहीं। तो उस कमाई से हसन नवाज का फ्लैट खरीदा जा सकता है? वो तो फ्लैट खरीदा ना, ये ट्रस्ट की बात कर रहा है ना। अच्छा। वो तो पैसे दिए तो प्रॉपर्टी ले ली। अच्छा, तो इस तरह की डील ठीक है नहीं, एक आप चीज ले रहे हैं ना, उस वक्त की बात है जो भी व्हाट्सएवर यानी हो। वो ट्रस्ट जो है कितने 35,000 ट्रस्ट है पाकिस्तान में, 20,000 रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटीज के साथ और 15,000 रजिस्टर्ड है दूसरी तरफ। मतलब ऑलरेडी बहुत सारे ट्रस्ट मौजूद है, मैं ट्रस्ट के खिलाफ नहीं हूँ ना, ऐसी बात है। बात यह है कि जो तरीकाकार अपनाया गया कि आपने अपनी कैबिनेट को, क्योंकि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की आपके पास, मतलब कैबिनेट को बीच में नहीं आना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। हुकूमत का क्या ताल्लुक है? कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है ना। वहां पे एतराज भी किया शरीफ मजारी ने और 2 मिनिस्टर्स और थे, खट्टक साहब और एक मिनिस्टर थे, कि ये आप गलत कर रहे हैं, बंद रखा। ये शहजाद अकबर अपनी वो कहते हैं ना, अपना नमाज़ें बख्शवाने गया और रोजे लेके घर आ गए, ये हुआ क्लियन के साथ। और इस वजह से अगर ट्रस्ट बनाना, ये तो 427 कनाल है, ये अपना 327 कनाल है, निकाला 25 कनाल पे घर बना ले, बाकी सारे ट्रस्ट को दे दी। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम गुमन, PTI के रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, साबिक DG एंटी करप्शन हैं और नैब के भी पेशावर में DG रहे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। बैरियर टाउन के सरबराह मलक रियाज की ट्वीट में 2 मुख्तलिफ बातें की गई हैं। एक तरफ मलक रियाज साहब कहते हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मंसूबे के लिए उन्हें चुना गया है। और फिर उससे पहले वो कहते हैं कि ये मत भूलना कि 30-35 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। भाई साफ शफाफ कंपनी है तो फिर ये राज कौन से हैं जो सबूतों के साथ महफूज हैं? तो ब्रिगेडियर साहब ये क्या हो रहा है? मलक रियाज साहब एक ऐसे माशाल्लाह से प्रॉपर्टी टाइकून हैं कि जिनकी जेब में आप जैसे अफसरान भी रहे हैं और इमरान खान जैसे, नवाज शरीफ जैसे, आसिफ जरदारी जैसे सियासतदान भी रहे हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी भी रहे हैं, हम भी ये मानना पड़ेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं मलक रियाज साहब, आपको इसमें कुछ तजाद लग रहा है और आप वाकई समझते हैं कि हम लोग वाकई संजीदा हैं मलक रियाज को वापस ला के ट्राई करने में? पहले तो मैं बताऊं, मुझे शामिल ना करें। अच्छा, खुदा के फजल से मलक रियाज 10 मलक रियाज भी आ जाते तो ब्रिगेडियर गुमन को नहीं खरीद सकते थे, ना खरीदा। नहीं तो जनरल मुशर्रफ को खरीदा हुआ? मैं किसी के मुताल्लिक कुछ नहीं कहता। आप उनके उस हुकूमत में आप इतने आला ओहदे पे रहे, DG एंटी करप्शन में, और आप मलक रियाज के हवाले से कह रहे हैं कि मुझे नहीं खरीदा। उस प्रॉपर्टी टाइकून का देखेंगे हर हुकूमत में हर लीडर को उसने खरीदा है, हर लीडर के उसके के थ्रू काम लेते रहे। उस वक्त आपके लीडर जनरल मुशर्रफ थे, उनको भी खरीदा हुआ था? देखे मेरे वो सिपा सलार थे। हाँ, तो उनको खरीदा हुआ था? मुझे नहीं है कि वो खरीदा हुआ था, नहीं खरीदा हुआ था। एंटी करप्शन थे? ना नहीं, मेरे से पूर्वी में आते ही नहीं देखा ना। अच्छा, वो तो बड़े लेवल सोच भी नहीं सकते थे? हम तो सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो एंटी करप्शन पंजाब में था ना, वो तो शुरू होता था पिंडी से, जंगलात के कब्जे, पिंडी से शुरू हो गया, पिंडी पे ही खत्म हो गया। पिंडी पे फिर उधर नहीं, कराची पहुंच गया। आपके सामने देखे जिस तरह उसने जमीन लिया, कराची है, बैरिया जो बनाया है उसका आपको केस का पता है, कहाँ जमीन सिंध की। सर ये जो नैब ने बयान जारी किया है, आप भी नैब में अफसर हैं जी, क्या नैब संजीदा है, ला सकते हैं? बिल्कुल संजीदा नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले तो नैब अपने पावर ले ना,
मुझे, मैंने आपको आते कहा कि जो 18 अमेंडमेंट हुई थी, क्या वो नैब के पर नहीं काटे गए? ये कौन सा अपना कानून है कि ये अपना जो बाहर की शहादत कबूल नहीं होगी? अब फिर सोसाइटियाँ जो देखें, वो जो ज़मीनें कब्ज़े में की हुई हैं तो 50 करोड़ से नीचे नहीं होगी। तो आप नैब संजीदा, तो जब तक देखें मुल्क उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता जब कानून सबके लिए एक ना हो, इंसाफ ना हो। आपके सामने जुडिशरी का क्या हाल हुआ है? कभी ये भी सुना था? मैंने तो ज़िंदगी में सुना, इतनी उम्र हो गई है कि जजेस आपस में एक पार्टी बनाए और इंसाफ के लिए एक दूसरे के लिए, ये हमारा जज है। इन जजेस को हरासा कौन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कौन कर रहे हैं, ये आपको पता है इस बात का? हुक्मरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का जो खत है उसमें कौन है मुलज़िम? नहीं, रद्दी में किसने डाला है? सरबरा कौन है मुल्क का? हम दूसरों को देखें, प्राइम मिनिस्टर सरबरा होता है। आप डिजोरे बात कर रहे हैं या डिफेक्टो? नहीं, मैं ना डिफेक्टो कर रहा हूँ ना, मैं तो हकीकत असल जो वो नहीं देखें, बगैर सुनी सुनाई बातें। हुक्मरान सुनी सुनाई बातें? अच्छा, हुक्मरान कौन है? अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है मुल्क का? कौन है जी? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब आखिरी खबर पेपर वही ना, आखिरी खबर तक। क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है? अभी जो जजेस लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं? अभी 2 जजेस, वो एक जज का सुना भी है जो राणा सनाउल्लाह के केस में उसके खिलाफ बयान दे रहा था। अच्छा, वो भी गलत है ना? नहीं कहूंगा, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। वो माशाल्लाह अगर 3 कैंसर हॉस्पिटल बना सकता तो ये भी बना सकता था डोनेशन के साथ। वो अपील करता, आज भी वो अपील करे ना कौम से या ओवरसीज से, वो अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। तो वो इसलिए करके उसकी इंटेंशन देखे ना। ये तो बाहर देख, मुझे दोनों पार्टियां जो नून लीग और अपना पीपल पार्टी, इनके जो लीडर पार्टियां यहाँ से पैसे लेकर बाहर ले गए ना, उसका कोई बताए ना कि बाहर उसे वो लेकर गया है। अब अगर मलिक रियाज साहब, जो नवाज शरीफ साहब का ट्रस्ट है, नवाज शरीफ फैमिली का इत्तफाक ट्रस्ट है जी, क्या है वो इत्तफाक? जी शरीफ फैमिली ट्रस्ट जो है, अगर उसमें भी वो 3-4 अरब रुपए डोनेट कर दें तो पीटीआई को कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं, इतराज वो जाके इत्तफाक का जो हॉस्पिटल है उसका हालत तो देखें। अच्छा। वहाँ गरीब आदमी इलाज ही नहीं करा सकता। अच्छा, नहीं वो तो नहीं इतनी का, मैं खुद बता दूं, मेरे अजीज उधर रिश्तेदार है, अपना डॉक्टर है वहाँ। आप इत्तफाक जो ना आप जाकर देखें, वो तो ट्रस्ट रहा ही हो रही है। अच्छा, एक तो वो गवर्नमेंट को दे दिए गए हुए वेलफेयर जो है उसको, और वो इतना कीमती इलाज है कि जो इनका अपना जाती प्राइवेट हॉस्पिटल है इत्तफाक जो गुलबर्ग में है, वहाँ तो आम आदमी इलाज ही नहीं करा सकता। बहरहाल जी, आपने सुन लिया। अली ज़फ़र साहब को हम सुना देते हैं। अली ज़फ़र साहब ने भी आज एक बात की है जी। सिंधु साहब, फिर आपकी तरफ हम आते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज। उन्होंने ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? वो तब खरीदी थी जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। तो सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए था नैब को कि ये प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी गई, कैसे खरीदी गई? हसन नवाज से ये मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने खरीद ली। एनसीए ने और मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली ने एक सेटलमेंट कर ली। जो पैसा 103 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो भी काबीना के फैसले से पहले आया। तो ये किस तरह कह रहे हैं कि ये फैसला डी फ्रीजिंग का इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने किया? जी सिंधु साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हसन नवाज साहब से जो प्रॉपर्टी खरीदी गई नैब को, तो पहले उसके बारे में मालूम करना। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मेरे साथ सेंटर भी हैं और मेरे लिए बहुत काबिल तरह, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ और मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। चाहिए था कि ये सारे सवालात अगर ये पूछने थे तो जो मैं फौजदारी प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो ये एनसीए के खिलाफ वहाँ पर जाते कि एनसीए ने किस तरह से ये फैसला किया, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी अली ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं, इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी हैं, लेकिन ये सारे स्टाइल में पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया होगा। किसी एक बंदे ने भी कुछ सजेशन या इस किस्म का सवाल किया किसी गवाह पे, परवेज़ खट्टक पे या ज़ुबैदा जलाल पे या आज़म खान पे या किसी पे भी? अब क्या होगा? अब जो कुछ होना था वो नीचे ट्रायल में होता है, बाकी तो अपील होगी ना। अपील के वो देखेंगे जजेस, ऑनरेबल जजेस के क्यास में कोई नकाइश बनते हैं या नहीं बनती। लिहाजा इन बातों का अब इस स्टेज पे कोई फायदा कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात एडमिटेड फैक्ट है कि कैबिनेट से जो पास कराया गया उसमें अलकायदा यूनिवर्सिटी व्हाट्सएवर जो भी था उसमें सारा कुछ ही, हर चीज छुपाएगी। ये तो आर्टिकल 6 की तरफ जाते हैं अगर कोई जाना चाहे तो। और हाँ बिल्कुल। अच्छा। और दूसरे नंबर पे चाहिए क्या था? इमरान खान साहब को, बानी पीटीआई को चाहिए ये था, जब ये
पैसे आए वो मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी करवाते, क्योंकि वो खुद स्पीचेस में कहते थे आप अगर चला सकते तो चला दें, कि इससे बड़ा करप्ट इंसान को नहीं, ये सबको खरीदा, हर एक उसने खरीदा, ये किया वो किया। बाद में थोड़े दिनों बाद शहजाद अकबर ने उसको तारीफ करने का उसका खत लिख दिया कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान है, इससे बड़ा इंसान को नहीं, रहमदिल को नहीं। पर ये डबल स्टैंडर्ड है। तो जब तक जो जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड खत्म होगा, करप्शन खत्म होगी, तो सबसे पहले वाकई मुल्क आएगा, तो उसके बाद की बात है। नंबर 2, इन्होंने किसी किस्म की खान साहब की स्पीच चला दें आपने, वो उन्होंने नहीं कहा आपके पास होगी कि इससे बड़ा करप्ट इंसान ही को नहीं मैंने दुनिया में देखा मलिक रियाज से बड़ा, उसी से बाद में ले रहे हैं। और उसी पुरानी है बात, इसका मतलब ये नहीं कि पुराना अगर हो अपना हमारा दादा या मियां साहब भी माजी में बहुत कुछ लेकिन आप वही मियां नवाज शरीफ जो ठीक है आपकी बात मैं कर लेता हूँ, आप वो कहते रहे हैं व्हाट्सएप पर। अब ये भी हुआ कि मलिक रियाज से उन्होंने साफ सुथरे तौर पर मिलने से इनकार कर दिया कि मैंने आपसे कभी मुलाकात नहीं करनी। दूसरे नंबर पर अगर मलिक रियाज को लाया जाता है तो इसमें हम सब पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए कि जो उसके पास राज है खोल दे, एक दफा सारी कौम को पता चले ना कौन कौन। खैर मियां साहब ने क्यों मिलने से इनकार किया हमें नहीं पता, क्या मामलात हैं, कोई माली मामलात हैं, क्या है। बट ब्रिगेडियर साहब, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम बार बार आ रहा है। देखिए आप भी अब एंटी करप्शन रजीम के एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। ये जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने काफ़ी पहले जाके साइन भी कर दी थी, जो कि अब रिकॉर्ड से भी साबित है, और कैबिनेट में तो बहुत बाद में चीज़ आई है। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर के रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल मैं पहले संधू साहब की बात करूं, जिस जगह इंसाफ में पिक एंड चूज़ हो जाएगा ना, वो इंसाफ नहीं रहता। जिस तरह अली ज़फ़र बड़े मंजे हुए हमारे सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी एक आप देखें ना, पहले तो हसन नवाज से पूछें ना, शरीफ फैमिली से पूछें कि भाई आपने उसके आगे ज़मीन क्यों अपना जायदाद बेची। नंबर 2, जो आपने बात की है शहजाद अकबर को, मैं भी अगर गलत होना वो गलत है। शहजाद अकबर के मतलब मैं क्योंकि इतना नज़दीक उनके नहीं रहा, मैं पिछली कैबिनेट नहीं था, उनके मतलब भी काफ़ी क्वेश्चन हैं उनके। देखें ना, हमारी बदकिस्मती, मैं कहता हमेशा मेरी पार्टी हो और अल्लाह करे खान साहब बाहर आए और मैं उनका हिस्सा हूँ कैबिनेट को, फिर मैं उनके मुंह पे बात किया करूँगा कि गलत को गलत और सही को, जब इस मुल्क में जब तक हम इंसाफ करेंगे, चाचा बाबा की सियासत अपनी ज़ात को पीछे नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। मलिक रियाज को ये आप क्रेडिट दें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि उसने हर हुक्मरान को अपने साथ मिलाया है। चलो क्रेडिट दे, क्रेडिट दे। हालांकि मलिक रियाज से क्रेडिट लिया जाता है, ऐसा दिया नहीं जाता। ये तो क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। 28 जनवरी को तारीख भी मुकर्रर हो गई है, तो सिंधु साहब क्या हर्ज क्या है कमीशन मुकर्रर करने में, इतने दिन क्यों लिए जा रहे हैं? सर अगर एज एडमिटेड फैक्ट पूछे, एज ए नॉट एज ए पार्टी वर्कर, एज ए लॉयर, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, ये मेरे पास है, मैं आपके लिए स्पेशल लाया था, मैं आपको बल्कि दिया कि यूनिवर्सिटी का भी इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट, और आज तक जितने कमीशन बनते, ठीक है, आज तक पाकिस्तान में जब भी किसी केस का कोई भी केस हो, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले, आप सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती फिर कमीशन नहीं बन सकता। अच्छा। नंबर 2, एडमिटेड फैक्ट है कि जो कमीशन की राय होती है वो कुछ सजेशन दे सकते हैं, कोई भी, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी एनी जजमेंट। आज तक किसी जजमेंट में कमीशन की किसी राय को शामिल नहीं किया गया। खान साहब से भी इनके कुछ लोगों ने, सीनियर एडवोकेट्स ने कहा है, मैं वो उनका नाम नहीं लूंगा, कि आप इस मुतालबे से थोड़ा सा हटे, पीछे हटे, ताकि काम शुरू हो। दूसरे नंबर पे जो मुज़ाकरात की बात है, मैं यकीन से दिल से कहता हूँ पूरे परसेप्शन से, और मैंने जो भी मेरा लीगल परसेप्शन है या अदर परसेप्शन है, कि ये मुज़ाकरात होना चाहिए, सारी पार्टियों के दरमियान होना चाहिए और इनके साथ डेफिनेट होना चाहिए, ताकि ये जो मुल्क की इस्तेकाम है हम खुशहाली की तरफ बढ़ सके। वरना अगर ये काम ना होते रहे तो हम सारे ही मतलब जो है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट पहले से कोई कार्रवाई शुरू कर दे, और खासतौर पर अगर मिलिट्री कोर्ट कर दे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। मिलिट्री कोर्ट में तो देखो, इनके दौर में भी 28 ट्रायल हुए थे मिलिट्री का, आपको याद भी है, फिर एपीएस में भी जब पीएलडी 2015 कमीशन का जो दायराकार है ना, वो आम क्रिमिनल केसेस से बहुत हटके नहीं सर, वो सेम तो नहीं होता। ये जो केसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होते हैं, कमीशन एक लार्जर पिक्चर को देखता है, उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, नेक्सस और बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल। मैं ये नहीं कहता कमीशन बनते हैं, लेकिन जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, मैं तो एक लीगल बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा सानिया हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, एक कौमी सानहा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो एबटाबाद में अमरीकी हमला हुआ, एक कौमी सानहा जी, बिल्कुल। उसके बाद जो हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ, एक नेशनल मीडिया के लिए एक क्राइसिस था। इन तमाम मामलात के अंदर जहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन हुई, लोग गिरफ्तार हुए, चलान हुए, वहाँ पे कमीशन भी नहीं, चलान पुलिस ने एफआईआर काटेगी, उसके बाद कोर्ट में प्रोसीडिंग भी चलती रही है।
नहीं सर, कागजी का मीन है चार्ज फ्रेम हो जाए। सर मेरी सुनिए ना, ये कमीशन बनते रहे हैं पहले भी, और कमीशन फैक्ट फाइंडिंग होता है और उस कमीशन की रिपोर्ट जो है फिर कोर्ट में फिर भी जाती है। सर जाती है, ये नहीं मैं कहता, लेकिन दैट इज नॉट बाइंडिंग। मुझे क्या एतराज हो सकता है अगर ये कोई राह निकल आती है, कोई भी राह निकलती है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो आपको लीगल परसेप्शन से बात की है, अगर कोई राह निकलती है तो मुल्क के लिए, अगर किसी किस्म की बेहतरी के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना, तो अगर ये राह निकलती है तो मुज़ाकरात होने चाहिए और इनकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। और मैं वैसे भी अभी इन केसेस में अपीलें चल रही हैं, तो अपील एक ऑनगोइंग ट्रायल है। जी जी, वो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल है। आप बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूं। मैंने तो एक लीगल आपको बात बताई थी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर वो राह निकलता है तो निकाल लेना चाहिए इस पे, कोई ऐसी बात नहीं। ये मेरे भाई ने जो बात की, इस मुल्क में लीगल चीजें हुई हैं। क्या नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी बाहर नहीं रातों रात भेज दिया गया था बेनज़ीर को। अभी इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अभी खान साहब को भी सजा हुई है, एक लोअर कोर्ट से आगे अपील में जा रहे हैं। तो ये कहना यहाँ इस मुल्क में जिस दिन अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर है फर्द जुर्म लग रही थी, अगले दिन फर्द जुर्म लग रही थी, वो सब खत्म, प्राइम मिनिस्टर बन गए। फर्द जुर्म लग रही थी ना। बगेड़िया साहब आप ठीक कहते हैं, इस मुल्क में कानून के मुताबिक फैसले नहीं होते। सही है। हम तो इमरान खान साहब भी इसी तरह बाहर आ नहीं, बस वो आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो तो आपके साथियों से इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम गुमन साहब। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज सैयद से। उन्होंने भी मलिक रियाज और उनकी जो अंपायर है और उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर बहुत काम किया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद। एजाज सैयद बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। पहले ये बताएं कि नैब की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है वो कितनी काबिल अमल है? वाकई नैब जो है मलिक रियाज को दुबई से पाकिस्तान कानूनी तौर पे ला सकती है? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त, तो दिल्ली दूरस्त है। मलिक रियाज हुसैन को कानूनी तौर पे पहली बात तो ये है कि अगर आपको मतलूब थे तो उनका नाम तो ECL पे होना चाहिए था। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इन्होंने इनका नाम ECL से निकाला था। आपको याद हो कि जब नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनका नाम ECL पर था। लेकिन एट दैट टाइम भी खान साहब के दौर में भी ये वन टाइम परमिशन लिया करते थे, वजारत दाखिला से बाहर आते जाते थे। लेकिन जब वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, पहले दिन इनका नाम ECL पर मौजूद था। इनके वज़ीर आज़म बने, मुखालिफ उठाया तो इनका नाम ECL पर मौजूद था। जो पहला ऑर्डर इन्होंने दिया वो ऑर्डर ये था कि तकरीबन सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम इन्होंने निकालने का हुक्म दिया था कि इनका नाम ECL से निकाला जाए। तो पहले दिनों में तकरीबन 300 के करीब जो नाम है ECL से निकाल दिए गए थे, जिनमें शरीफ फैमिली के नाम भी थे, जरदारी साहब और उनके फैमिली के लोगों के नाम भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके नाम थे। उसके साथ ही मलिक रियाज हुसैन का नाम भी ECL से निकाल दिया गया था। तो अब ही वाज अ फ्री मैन एंड ही वेंट अब्रॉड एंड नोबडी स्टॉप्ड हिम। ये एक मफरूर अब मुजरम है, अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, ठीक है, और इनको गिरफ्तार करके लाना एक कानूनी तकाजा भी है। तो कितना प्रैक्टिकल है कानूनी तौर पे? दुबई से तो आमतौर पे पाकिस्तानी हुकूमत ले आती है लोगों को, तो मलिक रियाज के लिए क्या? मैं अर्ज ये करूं कि मेरे ख्याल में नैब को वो केस बयान करना चाहिए कि पर्टिकुलरली जिस केस में ये मफरूर मुल्ज़म है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन के लिए ज़रूरी है, एक्स्ट्राडिशन वो केस बयान करना चाहिए। इनके ऊपर मुतअद्दिद जो इंक्वायरीज़ हैं, 16-17 इनके ऊपर इंक्वायरीज़ हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं नैब के अंदर। अब ये किस केस में मफरूर इन्होंने करार दे दिया है, या खुद ही नैब ने कह दिया कि वो मफरूर है, कि हमने नोटिस जारी करते हैं कि नोटिस में हाजिर नहीं हुआ तो मफरूर हो गया। तो ये इसकी नोयत जो है ना, अदालती मफरूर है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अदालती मफरूर है। ये नैब ने इनको नोटिस जारी किए हैं पेश होने के, वो पेश शायद नहीं हुए और इसलिए अब वो मफरूर। लेकिन वो जो जजमेंट आई है उसमें तो बाकायदा शरीक मुल्ज़म के तौर पर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिखा गया। देखिए ना, वो एब्सेंशिया में आई है ना, वो तो आपको पता है वो बैरून मुल्क थे, उनको सजा नहीं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो जब भी वापस आएंगे या लाए जाएंगे दोबारा केस उनके खिलाफ
दोबारा से केस शुरू हो जाए। अब एग्जैक्टली आपके ख्याल में नैब को या पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को अचानक मलक रियाज के खिलाफ क्या शिकायत हो गई है? क्योंकि हम तो ये सुनते आ रहे थे कि मलक रियाज और एस्टैब्लिशमेंट तो यकजान दो कालिब हैं और मिलके कारोबार करते हैं, और जो DHA के और बड़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ बैरिया टाउन का तो एक बड़ी तारीखी और रवायती एक दोस्ती और पार्टनरशिप रही है। ये दो बड़ी बुनियादी वजूहत हैं। जो नाराज़गी है बैरिया टाउन की या मलिक रियाज हुसैन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नाराज़गी का जो आगाज़ है, जो मलिक रियाज के इर्द गिर्द के लोगों से जो मैंने सुनी है बात, वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कोई इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही थी तो 15-16 में इमरान खान के बारे में इस्टेब्लिशमेंट ख्वाहिशमंद थी कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही फाइनेंस ये करें। तो ये को फंड करते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करते थे। तो इख्तलाफात ये कहते हैं कि उस वक्त से हुए। लेकिन एक तो ये है ना कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो आप देख रहे हैं। एक तो ये है ना फ्रेम पे कि जी आप इनसे बयान लेना चाहते हैं और बयान लेने के लिए गवाही के लिए कोई प्रेशर है वैसे? जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये फॉर्मर DGSI भी गए थे दुबई में इनसे मिलने के लिए। अच्छा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फॉर्मर DGSI नदीम अंजुम, अच्छा, नदीम अंजुम भी गए थे। मेरी इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात, एक मौके पे आसफ जरदारी साहब भी इसमें कोई रोल प्ले करते रहे लेकिन वो काम आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन जो असल लड़ाई है ना मती भाई, वो है DHA वैली रावलपिंडी की। अच्छा, वो जो DHA वैली रावलपिंडी है उसमें जॉइंट वेंचर किया गया था मलिक रियाज बैरिया टाउन की तरफ से और DHA की तरफ से, और वो जो प्लाट थे वो पहले से फ़रोख्त कर दिए गए हैं DHA की तरफ से। अब वो प्लाट देने थे बैरिया टाउन ने और मलिक रियाज हुसैन ने। वो प्लाट, वो ज़मीन ख़रीद के देनी थी, फिर उनको डेवलप करना था, तो वो ज़मीन तो ख़रीदी नहीं गई। तो उस पे DHA और मिलिट्री ने एक अमाउंट बनाई हुई है कि जी हमें इतने पैसे आप दें तो तब आपकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। एक्चुअल जो लड़ाई जो है वो मेरी इतलात के, ये मतलब कारोबारी झगड़ा है। कारोबारी झगड़ा है, इसमें कोई एहतसाब या कानून या आइन या अदालत आप क्या समझे इस मुल्क में नैब इतना इंडिपेंडेंट है कि तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के करोड़ों रुपए लगे हैं, जिन्होंने बैरिया टाउन में इन्वेस्ट किया है, प्लॉट लिए हैं, घर लिए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लिए हैं, तो मलिक रियाज के खिलाफ अगर किसी किस्म की भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो इससे पाकिस्तान के जो रियल स्टेट बिजनेस है उस पर क्या असर पड़ेगा, और ये ख़ास तौर पे बैरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बैरिया टाउन के जो सरबराह हैं मलिक रियाज हुसैन, उन्होंने जो अदालतों में अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे जमा करवाई है वो तो तमाम सड़कें हैं, पार्क हैं, पब्लिक मकामात हैं तो उनके ऊपर आप कब्जा भी कर लें तो क्या है, मतलब अगर आप DHA, बाकी तो लोगों के कब्जे में, बाकी तो लोग बेच लिए, वो तो लोगों के पास है, जो कम्युनिटी प्लेसेस वगैरह के वो तो लोगों के पास है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि बैरिया टाउन का नया नाम DHA हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई बात। बहरहाल नाम तो बदलते रहते हैं, मगर आपके ख्याल में इमरान खान के ख़िलाफ़ केस मजबूत नहीं था और अभी भी मलिक रियाज की गवाही की ज़रूरत है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे तो जो होना था मती भाई देखे ना, इमरान खान के मलिक रियाज से गवाही लेनी क्या चाह रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट केस है मिसाल के तौर पर। देखिए, दो गवाही है मलिक रियाज हुसैन की। एक बात तो तय है कि वो फ़ायदा खान साहब ने मलिक साहब को दिया है और वो फ़ायदा मलिक साहब ने इमरान खान साहब से लिया है। ये तो देखें ना, वो नज़र भी आता है कि 190 मिलियन का बंद लिफाफे में आप साइन कर रहे हैं, कैबिनेट को बता नहीं रही, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का नंबर जो दिया, जी सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के बगैर नहीं दिया जा सकता। ये तो मगर ये भी एक तय है कि NCA का और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान जो मुआहदा अभी सामने आया 2021 की बरतानवी अदालत के जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उनके मुताबिक तो NCA ने इसी शर्त पे वो पैसे अनफ्रीज किए थे कि ये 460 अरब रुपए के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ऐसा ही है। उसकी वजह, उसके अलावा वो नहीं अनफ्रीज कर रहे थे, ये तो होता है। नहीं, उसकी वजह ये थी ना कि NCA जो है पाकिस्तान की हुकूमतों के ऊपर, बाहर की जो हुकूमतें, उनको ट्रस्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि फिर भी कल कल ये मामला अदालत में ही जाना है, तो हम अदालत को क्यों ना पैसे दें। तो उस वक्त एट दैट टाइम जो फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। एट दैट टाइम फैज़ हमीद साहब लंदन भी गए थे, फैज़ हमीद साहब मलिक रियाज हुसैन के साथ
चीज़ें तय करते रहे थे और खान साहब के कहने पे वो चीज़ें तय हो रही थी। तो ये नहीं है कि इसमें अगेन वो मामला वही है। एनसीए को तो पता था ये पैसा अदालत से क्या हुकूमत के पास अदालत खुद तो कोई कारोबार करती नहीं है ना, कोई बैंक तो नहीं है अदालत। तो ये तय है कि इस 400 ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये रकम आपको एक बड़ी जो रियासत को मिली है, इसके अलावा कोई और रकम मलिक रियाज ने देनी नहीं थी, ना एनसीए ने देनी थी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मलिक रियाज हुसैन अपने करीबी जो लोग हैं उनमें मैं पीटीआई के एक साबिक वजीर की बात बता रहा हूँ। वो उस दौर में मलिक रियाज हुसैन ने पीटीआई के एक साबिक वजीर के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम दिया था कि आप ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए डील ना करें, मुझसे बराह रास्त डील करें, ठीक है। कट्स ज़्यादा हो जाते जी, वो कट ज़्यादा। तो उन्होंने यही पैगाम दिया था कि यार उनके अपने भी खांचे बड़े होते हैं, तो इन्होंने कहा जी आप मुझे बराह रास्त डील करते। तो जब वो डील नहीं हुई तो बाद में मलिक रियाज हुसैन ने उसी वफाकी वजीर को कहा कि यार इमरान खान तो बड़ा सस्ता बिका है, हीरे दी अंगूठी तक को थोड़ी सी जमीन। वैसे इस हवाले से ये बात सही है, इस हवाले से द्रोह बगैरदन रावी ये कह देते हैं, ये तो आपने फिर अपने बॉस वाला क्या नहीं, लेकिन ये मैं आपको अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा और वजीर का ऑन दी रिकॉर्ड बयान भी लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। अब देखते हैं कि जहाँ पाकिस्तान में इतना बड़े लेवल पे एहतसाब वज़राए आज़मों का होता रहा है, क्या कोई मलिक रियाज जैसे प्रॉपर्टी टाइकून का भी हकीकत में एहतसाब कर सकेगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।